जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। सबसे पहली बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ में आसानी तूफान की वजह से मौसम ठंडा होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो सामान्य से 8 डिग्री तक कम रहा अधिकतम तापमान। 13 मई से अब गर्मी बढ़ने जा रही है। समुद्री चक्रवात आसानी ने तटीय ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के जनजीवन पर व्यापक असर डाला है। छत्तीसगढ़ में इसका सीधा असर तो नहीं हुआ है, लेकिन तूफान के पूर्ववर्ती प्रभावों की वजह से तेज ठंडी हवाओं का आना बढ़ गया है। इसकी वजह से दिन के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो वही बात करें बीते दिन की, तो प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में अधिकतम तापमान से सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया। वही रायपुर के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक चक्रवात आसानी से पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इसकी वजह से शाम तक नरसारपुर, यनम, काकीनाडा, तुनी और विशाखापट्टनम तटों के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की आशंका थी। इसके अलावा बात करें तो आंध्र प्रदेश तट के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की बहुत संभावना है। इसके अलावा बात करें तो अब जो है ऐसे में प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना अब भी जारी है। इसके अलावा बात करें इसके अगले दिन की, तो प्रदेश के अधिकतम तापमान में किसी खास परिवर्तन की संभावना फिलहाल नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तूफान गुजर जाने के बाद यानी कि 13 मई से अधिकतम तापमान में वृद्धि संभावित है। हसदेव अरण्य को बचाने के लिए 13 को अंबिकापुर में आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन होने जा रहा है। जंगल कटने की वजह से 10,000 से भी अधिक लोगों का पलायन होगा। जांजगीर चांपा में जल संकट होगा। इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर पर्यावरण संतुलन अस्थिरता बनेगी। इसके अलावा बात करें तो जंगल बचाने के लिए कानूनी लड़ाई में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हसदेव पर ग्रामीणों की याचिका को खारिज कर दिया है, पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अरण्य क्षेत्र को बचाने के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने कोल ब्लॉक आवंटन व जंगलों की कटाई के विरोध में 13 मई को दोपहर 12 बजे अंबिकापुर में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसमें पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही प्रदेश भर के लोग एकत्रित होंगे। इस दौरान सभा और रैली करके कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। बात करें तो यहाँ पर पूरे देश भर में इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बिलासपुर में भी कुछ इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन किए गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कानूनी लड़ाई की, तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य जंगल को खनन परियोजनाओं से बचाने के लिए ग्रामीणों की कानूनी लड़ाई को एक तगड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीते दिन भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली ग्रामीणों की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इससे ही जुड़े एक मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और परसा केते कॉलेज को नोटिस जारी कर दिया है। इसमें 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब भी किया गया है। सोशल मीडिया पर एक जो यहाँ पर खबर है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है, जैसा कि आप सभी इस वक्त आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 12 मई को प्रातः 11:30 बजे घोषित किया जाएगा एवं 10वीं का रिजल्ट 14 मई को घोषित किया जाएगा। और परिणाम देखने हेतु आप लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि ये जो खबर आ रही है वो पूरी तरीके से एक निराधार है, यानी कि इसके कोई भी आधार नहीं है और ये बिल्कुल फर्जी खबर है। ऐसे कोई भी यहाँ पर जानकारी फिलहाल हमारी नज़र में सामने नहीं आता है। हमने जो है CGBSE के अध्यक्ष आलोक शुक्ला से इस बारे में बातचीत भी की। इनका कहना है कि और पुष्टि कहना है कि साथ ही साथ 12वीं कक्षा के परिणाम जो है 12 मई को घोषित नहीं किए जाएंगे। अधिकारी ने कहा कि 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोनों के परिणाम इसी सप्ताह ही जारी किए जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12 मई को कक्षा 12वीं की परीक्षा 2022 के परिणाम की घोषणा नहीं करेंगे। ये खबर बिल्कुल निराधार है और आप तक भी इस प्रकार की खबर पहुंची होगी अगर आप इस प्रकार की खबर की तलाश कर रहे होंगे तो। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का मौका है। हेल्पर से लेकर के टेलर और साथ ही साथ पैकर तक के 290 पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। 17 तारीख को इसके लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कम पढ़े लिखे और स्किल रखने वाले युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का एक सुनहरा अवसर आया है। कांकेर जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए 1 दिवसीय कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप में हेल्पर से लेकर के टेलर और पैकर तक के 290 पदों तक के लिए चयन किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी अपना आवेदन
सेवा कर सकते हैं। नियुक्ति साक्षात्कार के जरिए होने जा रही है। हेल्पर के 50 पद, टेलर के 100 पद, इसके अलावा चेकर के 50 पद, लोडर के 30 पद और पैकर के 60 पद इस पे जो है यहाँ पर भर्ती होनी है। प्लेसमेंट कैंप की तिथि और स्थान के बारे में बात करें तो जिला रोजगार कार्यालय में 17 मई को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसका चयन का आधार केवल और केवल इंटरव्यू ही होने जा रहा है। मौसम की मार की वजह से लगातार टमाटर के फूल झड़ रहे हैं। 75% तक उत्पादन घटा है, जिसकी वजह से अब बात करें कीमतों की तो ये एक माह के अंतर्गत 6 गुना इसके दाम बढ़ गए हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं 1 मार्च से लेकर के 10 मई तक गर्मी के सीजन का 72 दिन गुजर चुका, लेकिन इस बार अप्रैल में ही पारा 43 डिग्री पर पहुंचने के साथ ही 37 साल का पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है। आगे आसानी तूफान कमजोर होने से पारा 43 डिग्री पहुंचने के साथ ही गर्मी बढ़ने का अनुमान है। झुलसाने वाले इस मौसम का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि फल फूल सब्जियों पर भी और उनकी कीमतों पर भी पड़ रहा है, जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लोग प्रभावित हो रहे हैं कि उत्पादन कम होने की वजह से लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल 1 माह में टमाटर का दाम 6 गुना तक बढ़ गया है। वही गर्मी की वजह से पेड़ पौधों पर असर हो रहा है और इसके अलावा बात करें तो लगातार तेज गर्मी व अन्य कारणों की वजह से उत्पादन में 75% तक की कमी आई है और इसकी वजह से फूल नहीं बन पा रहे हैं और जिसकी वजह से फल भी नहीं पा रहा है और इस वजह से लगातार दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। अपात्र किसानों को भी किसान सम्मान निधि योजना की सम्मान राशि मिल चुकी है, जिसकी वजह से अब इनसे वसूली होने जा रही है। दरअसल अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कवर्धा जिले में अगर मैं बात करूं कवर्धा जिले के ही केवल तो लगभग 1400 किसानों 1400 से अधिक किसान हैं जो अपात्र किसान हैं, जिनको इस योजना का सीधा लाभ दिया गया है, जिससे अब पैसों की वसूली की जा रही है। इसके लिए जिले भर के अपात्र किसानों को नोटिस जारी कर दिया गया है। तकरीबन 1433 किसानों से 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की वसूली की जानी है। इनमें कुछ ऐसे किसान हैं जो टैक्स देते हैं या फिर जिनके घर एक खाते में 2 नॉमिनी हैं। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो 61 किसानों से 4,10,000 की रिकवरी हुई है। साथ ही बाकी बचे अपात्र किसानों से रिकवरी की जा रही है। ये तो केवल जो डाटा आया है वो केवल कवर्धा जिले के लिए है, लेकिन पूरे प्रदेश स्तर की बात करें तो इन प्रकार के जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर और भी ज़्यादा है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दंतेवाड़ा में बवाल के बारे में। हिंदू लड़की को यहाँ पर मुस्लिम युवक भगा करके ले गया था, जिसकी वजह से हिंदू संगठनों ने दिन भर हंगामा किया। लड़की को नारी निकेतन भेजने पर दोनों पक्ष सहमत हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा जिले मुख्यालय में बुधवार को दिन भर बवाल मचा रहा। दरअसल शहर का एक मुस्लिम युवक जगदलपुर से एक हिंदू लड़की को भगा ले गया। यहाँ पर बस इसी प्रेम प्रसंग ने नगर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। दरअसल पवन नगरी दंतेवाड़ा में बुधवार को जमकर बवाल किया गया। ऐसे में सड़क पर घंटों यहाँ पर जाम लगा। हिंदू संगठनों के लोगों ने जमकर नारेबाजी की, जबकि दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के युवक ने जगदलपुर की युवती से विवाह करना चाहता था। इसके लिए दावा आपत्ति का समय न्यायालय द्वारा दिया गया था। इस इश्तिहार का समय अवधि पूर्ण होने से पहले ही जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा में कई समाज के लोग यहाँ पर दंतेवाड़ा में जुट गए। मामले को शांत करने के लिए एसपी, कलेक्टर, IPS योगेश पटेल, SDM, तहसीलदार और सैकड़ों जवानों ने दिन भर जो है शांति की अपील करते रहे। हालांकि बड़ी मुश्किल की वजह से यहाँ पर बड़ी मुश्किल के बाद शाम तक जो है दोनों पक्षों में सहमति बनी और अब युवती को जो है नारी निकेतन भेजने के लिए दोनों पक्ष राजी हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अफसरों को 2 टूक सामने आ रही है। बोले अगर चौपालों में आवेदन मिले हैं तो वो रद्दी की टोकरी में नहीं जानी चाहिए। मैं एक बार फिर से आऊंगा। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंबिकापुर में अफसरों की बैठक में सख्त संदेश देने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 सप्ताह की यहाँ की चौपालों में उन्हें जो भी आवेदन मिले हैं उन पर काम हो। आवेदन रद्दी की टोकरी में नहीं जाने चाहिए। अभी 7 दिन तक आप लोगों को जिस तरह काम किया है उसी तरह काम करना होगा। 3 से 6 माह के बीच एक बार फिर से इस आवेदनों की समीक्षा होगी। यह मत सोचिए कि CM साहब का यहाँ दौरा खत्म हो गया है, आप बच गए हैं। मैं एक बार फिर से आऊंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसी योजना का लाभ लेने के लिए एक आदमी भी छूट गया है तो वह हमारे लिए महत्वपूर्ण व जरूरी है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने 99% लोगों को लाभ दिला दिया है। हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है और हमारी विकास की योजनाओं के लिए केंद्र में व्यक्ति है। यह अलग बात है कि आपके लिए यह आंकड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने अफसरों व कर्मचारियों की तारीफ भी की और कहा कि गड़बड़ करने वालों की संख्या बेहद कम है।
विकास का मास्टर प्लान बनकर हो चुका है तैयार। रायपुर नगर निगम एरिया में लगे हुए 65 गांवों को किया जाएगा शामिल। मास्टर प्लान अब 20 साल का बन चुका है। रायपुर शहर के विकास के लिए बनाया जा रहा मास्टर प्लान लगभग 1 साल लेट हो गया है। देरी के कारण 10 साल के लिए बनाए जाने वाले मास्टर प्लान को इस बार 20 साल के लिए तैयार किया जा रहा है। इस मास्टर प्लान की खास बात यह रहेगी कि रायपुर नगर निगम एरिया में लगे हुए 65 गांवों को शामिल कर लिया जाएगा। रायपुर को निगम की सीमा में लाने की प्रक्रिया चरणों में की जानी है। पहले चरण में नगरीय प्रशासन विभाग 10 गांवों को रायपुर नगर निगम की सीमा में लाने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए पुरानी और नई धमतरी रोड के गांव अधिक है। दरअसल राजधानी के आसपास गांवों का शहर की तरह विकास करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। पिछली बार 41 गांवों को इस प्लान में शामिल किया गया था। नगर निगम व ग्राम निवेश ने जिन 65 गांवों को प्लानिंग एरिया में शामिल किया है वहां अभी बिना अनुमति बड़े निर्माण पर रोक लगी हुई है। अफसरों का कहना है कि प्लानिंग एरिया में शामिल गांवों में किसी भी तरह के निर्माण के लिए नगर एवं ग्राम निवेश की अनुमति आवश्यक है। ग्राम पंचायतों को अनुमति का अधिकार नहीं दिया गया है। आने वाले समय में शिक्षा कैसी हो, इसको लेकर के रिपोर्ट सामने आ रही है। शुरुआती पढ़ाई स्थानीय भाषा में, कौशल विकास, तीज त्योहार भी कोर्स में शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी कि NFC तैयार कर रही है। इसमें छत्तीसगढ़ के 92 शिक्षाविदों ने सुझावों का खाका बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है। अगले 25 से 30 साल में प्रदेश में कैसी शिक्षा हो, इसमें क्या प्रारंभिक शिक्षा में स्थानीय भाषा में, इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए तीज त्योहारों जैसे होली, वट सावित्री, गोवर्धन पूजा को कोर्स में शामिल करने, इसके अलावा आधुनिक परिवेश में बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए नैतिक व मूल्य, इसके अलावा बात करें तो आधारित शिक्षा देने की बात शामिल की गई है। NFC के एजेंडे को लेकर के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की छत्तीसगढ़ प्रभारी प्रोफेसर सुनीता फारकिया एवं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल की डॉक्टर कल्पना मस्की ने पिछले दिनों राजधानी में डाइट में 5 दिनों के विद्वान के साथ मंथन करके ड्राफ्ट तैयार किया है। इन जिलों में रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद व धमतरी के शिक्षाविद भी शामिल हुए हैं। दरअसल 2 दुर्घटनाएं के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जिसमें पहली घटना है कार से जो है स्कॉर्पियो टकरा गई, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 6 अन्य घायल हुए हैं। वहीं दूसरी घटना की बात करें तो तेज रफ्तार पिकअप पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हुए हैं। तो ये बड़े बड़े हादसे जो है धमतरी में हुए हैं। और दूसरा हादसा राजनांदगांव के सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये हादसा गाड़ी को ओवरटेक करने के चलते हुआ, जिसके कारण स्कॉर्पियो पहले कार से टकराई, फिर बगल से जा रहे हाईवे ने उसी स्कॉर्पियो को 50 मीटर तक घसीट दिया। हादसा अर्जुनी थाना क्षेत्र में हुआ है। तो वही दूसरी घटना के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य लोग घायल हुए हैं। इनमें से 4 के हालात गंभीर है। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी का उपचार गंडई अस्पताल में किया जा रहा है। हादसा गंडई क्षेत्र के सड़क पर मवेशी आने के चलते पिकअप पलटने से हुआ। अंतिम बड़ी खबर है, बांगो बांध के 20 टापुओं तक हमारी टीम पहुंची, जहां पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल इस इलाके को गोल्डन आइसलैंड सर्किट के तौर पर डेवलप करने की तैयारी कर रही है। कोरबा में हसदेव नदी पर बांगो बांध का कैचमेंट एरिया जो कि बेहद खूबसूरत इसीलिए है क्योंकि यहाँ का पानी 20 किलोमीटर दूर तक फैला है। यह इतना साफ है कि बेहद गहराई का तल भी नौका से नजर आ जाता है। यहाँ सतरंगा और बुका जैसे पर्यटन केंद्र भी है। पानी के रास्ते 20 किलोमीटर दूर सुंदर सा गोल्डन आइलैंड भी स्थित है। इस बीच कितने टापू है यह प्रशासन के रिकॉर्ड में भी नहीं है, लेकिन पहली बार यहाँ पर भास्कर की टीम ने सर्वे किया और यहाँ पर पहुंचे। इनमें बुका ही बड़ा है। इसके अलावा बात करें तो पानी में 20 किलोमीटर के सफर के बाद एक और बड़ा टापू गोल्डन आइलैंड भी है, जिनकी सुनहरी रेत, जंगल और गहरा पानी इसे और आकर्षक बनाते हैं। अब छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल इसे 20 किलोमीटर के इलाके में गोल्डन आइलैंड सर्किट के तौर पर डेवलप करने की तैयारी कर रहा है। छत्तीसगढ़ के CM जो है CS पिछले हफ्ते यहाँ पर का दौरा कर चुके हैं और एक विशेषज्ञों की टीम भी इन्हीं टापुओं के लिए सर्वे के लिए जा रही है। इसके अलावा बात करें तो इस प्रस्तावित सर्किट में अभी सतरंगा विकसित है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।